माता पिता परिवार और बच्चों के लिए क्या नहीं करते, आखिरकार उन्हें हाथ क्या लगता है। बच्चे बड़े होते ही अपने रास्ते चल देते हैं और पीछे बुजुर्ग माता पिता सूनी आंखों से उन्हें निहारते रहते हैं। डॉक्टर गुलाटी शहर के मशहूर डॉक्टर थे और सरकारी सेवा में थे। दूसरे डॉक्टरों की जिंदगी उनसे अच्छी थी क्योंकि वे प्राइवेट हॉस्पिटल में खूब कमा रहे थे। देखा देखी डॉक्टर गुलाटी भी प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको वापस सरकारी हॉस्पिटल आना पड़ा। आइए जानते हैं पूरा मामला इस कहानी में। डॉक्टर गुलाटी आज सुबह से ही बहुत खुश थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आकर इतने खुश थे कि किसी को चांद मिल गया हो या फिर पंछी को आसमान मिल गया हो। आज सुबह से ही हॉस्पिटल में बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे नौकरी का पहला दिन हो। डॉक्टर गुलाटी को देखकर उनका अधीनस्थ रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और दूसरे लोग उन्हें वापस वहां देखकर बहुत खुश थे। इंचार्ज सिस्टर आशा बोली, सर आपको वापस यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्कुराते हुए उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से कहा, हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। सब यही सोच रहे थे कि क्यों डॉक्टर गुलाटी को आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा ही क्या खास बात है। दरअसल बात कुछ महीने पहले की है। डॉक्टर गुलाटी इसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं पिछले 25 सालों से। अब उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई है, मतलब उनकी चिकित्सा का अनुभव 25 साल से ज्यादा हो गया है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे मरीज के कमरे में प्रवेश करते समय ही पहचान जाते हैं कि मरीज की तकलीफ क्या है। ऊपर से डॉक्टर गुलाटी का मधुर स्वभाव और निर्मल मुस्कुराता चेहरा मरीज ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ और जूनियर डॉक्टर भी प्रभावित और प्रोत्साहित करते हैं। डॉक्टर गुलाटी की उपलब्धियां उनकी मेहनत के साथ साथ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी थी, पर उन सब के बावजूद वे अपने प्राइवेट मित्रों जितना कमा नहीं पाते थे। हालांकि उनकी लग्जरी लाइफ कोई खास कम नहीं थी। अच्छा बड़ा सरकारी क्वार्टर के साथ ही उनके पास अपने होम टाउन में 3 BHK फ्लैट था, 2 कारें थीं, इनमें एक खुद के लिए और एक बेटे के लिए। 2-3 सालों में विदेश में एक बार घूम के आते और दूसरे बड़े शहरों में कॉलेज परीक्षा इंटरव्यू लेने जाते तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाते। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक व सरकारी नौकरी से संतुष्ट थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति अपने प्राइवेट डॉक्टर्स जैसी अति संपन्न नहीं थी। उनके डॉक्टर मित्र शहर की हर नई प्रॉपर्टी में निवेश करते, साल में कम से कम 2-3 बार विदेश यात्राएं करते। उनके पास हर साल नई लग्जरी गाड़ी होती थी। तभी उनके शांत जिंदगी रूपी तालाब में हलचल पैदा होती है। लहरें उठी और तूफान बनी और समुद्र तट से जोरदार टकराई। उनका दोस्त सोनी, जो उनके साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उसका जो दूसरे शहर में प्रैक्टिस करता था और साथ में उनके साथ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बना था, डॉक्टर गुलाटी से शहर में ही एक कॉन्फ्रेंस में मिलता है। कॉलेज का सदाबहार टॉपर, मेडिसिन में गोल्ड मेडलिस्ट, अपने दोस्त की आर्थिक हालात देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। वह डॉक्टर गुलाटी से गुस्से में बोला, तेरी प्रतिभा सरकारी तालाब में जंग खा रही है, अब तो प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जा। अब तो लगभग सारी जवाबदारियां भी पूरी हो चुकी हैं, अब रिस्क ले। सॉरी, रिस्क नहीं, कमा ले। डॉक्टर गुलाटी ने आश्चर्य से अपने दोस्त से कहा, पर अपना हॉस्पिटल, वह भी इस उम्र में शुरू करूं? उसने अपने डॉक्टर दोस्त को समझाने के लिए कहा, भाई अब कोई भी नया डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खुद शुरू नहीं करता है। ऊपर से जमे जमाए बड़े बड़े डॉक्टर भी अपने हॉस्पिटल बेच रहे हैं और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो भी बड़े बड़े पैकेज के साथ। अपने हॉस्पिटल के इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट का झंझट नहीं, बहुत सारा बड़ा पैकेज दे रहे हैं। और तुम तो अनुभवी हो और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हो, तुमको तो बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा। तुम अपने आप को कुएं से बाहर निकालो और इस समुद्र में आओ, नहीं तो तालाब में ही आ जाओ। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। डॉक्टर साहब की पत्नी शुरू से ही उनके प्राइवेट में कुछ करने की कह रही थी। दूसरे को छोड़ो, जब उनकी मेडिकल की पढ़ाई चल रही थी तभी उन्होंने प्राइवेट का ही सोचा था, पर पास आउट होते ही उन्होंने तुरंत ही दूसरे दिन अपने मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने के लिए निवेश भी बड़ा चाहिए था। उन्होंने सोचा कि कुछ समय नौकरी करता हूं और बाद में प्राइवेट कर लूंगा, पर जवाबदारियां बढ़ती गईं और दूसरा सरकारी कॉलेज में मरीज देखने के साथ साथ स्टूडेंट को पढ़ाने का भी मजा आ रहा था। पर उनका बेटा बैंक की जॉब में सेटल हो चुका था और बेटी की शादी हो चुकी थी। अब डॉक्टर साहब ने दूसरे दोस्तों और परिवार के साथ सलाह मशवरा किया। ज्यादातर मंतव्य प्राइवेट प्रैक्टिस करने का था। हिम्मत करके एक दिन सरकार को इस्तीफा दे दिया और उसी शहर में नया खुला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल
जो अभी 1 साल पहले ही उसकी नई ब्रांच खुली थी, अच्छा खासा पैकेज और इंसेंटिव दे रही थी, अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ली। यहीं से डॉक्टर साहब के जीवन की चिकित्सक तरीके की दूसरी पारी शुरू होती है। पहले दिन वे थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी झिझक के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड थे और हर जगह उनको पूछकर अंदर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर साहब को पहचानते नहीं थे। उनकी चैम्बर बेसमेंट में थी, जो दूसरे डॉक्टरों के साथ थी। उनके चैम्बर के बाहर काले रंग की महंगी प्लेट पर गोल्ड रंग के नाम के साथ डिग्री और पूर्व प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज टंगी हुई थी। बाहर सिस्टर नर्स बहुत छोटी सी टेबल पर बैठी थी। वेटिंग रूम बहुत बड़ा था और सरकारी हॉस्पिटल की लकड़ी की बेंचों की जगह बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे, जिसमें आदमी बैठते ही धस जाता है। बीच में कांच की बड़ी डिजाइनर सेंटर टेबल थी, जिस पर मेडिकल की पत्रिकाएं पड़ी हुई थी, जो हिंदी भाषा में और कॉमन मैन को समझ में आए ऐसी भाषा में थी। यहाँ डॉक्टर की जगह ज्यादातर बड़ा स्थान मरीज और उसके रिश्तेदारों के लिए थी। उनके चैम्बर और उनकी छत छोटी थी, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में उनकी कक्ष में एग्जामिनेशन टेबल से ज्यादा उनकी खुद की टेबल थी। डॉक्टर साहब ने बाहर सरसरी तौर पर नजर डाली, फिर अपने कक्ष में प्रवेश किया। कुछ समय बाद एक सिस्टर एक चार्ट पेपर लेकर अंदर आई। सर, आपके आज के पेशेंट की ओपीडी लिस्ट है, पेपर मेज पर रखते हुए कहा। डॉक्टर साहब बोले, कितने मरीज हैं? नर्स ने नाम के साथ बताया। सर, 7 मरीज अभी हैं और 5 शाम को हैं। डॉक्टर को हैरत अंगेज आश्चर्य हुआ। क्या सिर्फ इतने ही पेशेंट? इतने मरीज तो मैं अपने चैम्बर से वार्ड तक जाते जाते रास्ते में देख लेता हूँ। वहां उनकी रोजाना ओपीडी 100 से ज्यादा होती थी। उन्होंने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपने आज तक सरकारी हॉस्पिटल में ही अभी तक काम किया है। यह शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका पहला अनुभव है। आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूँ। सूटेड बूटेड मुख्य पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने उनसे कहा। चपरासी दोनों के लिए कॉफी रखकर चला जाता है। यहाँ मरीज और उनके रिलेटिव को ज्यादा प्रश्न पूछने की आदत होती है, क्योंकि हमारे ज्यादातर मरीज पढ़े लिखे और संभ्रांत घर के होते हैं और यहाँ आने से पहले इंटरनेट में काफी कुछ सर्च करके आते हैं। हमारा मुख्य मूल्य उद्देश्य मरीज की संतुष्टि है। जब तक वे प्रश्न पूछें, उन्हें संतोषजनक जवाब देते रहना है, भले ही इसमें आपको झल्लाहट हो, भले ही आपको अच्छा ना लगे। सर, यहाँ और सरकारी हॉस्पिटल में यही महत्वपूर्ण अंतर है। मुख्य पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की संस्कृति से परिचय कराया। डॉक्टर का मूल कर्तव्य दर्दी की संतुष्टि से ज्यादा दर्दी का दर्द तकलीफ मूल रूप से मिटाना होता है, न कि दर्दी और उसके संबंधियों को खुश करना होता है। डॉक्टर गुलाटी के मन ही मन कहा, पर आज पहला दिन था, इसलिए उन्होंने बहस करने की जगह चुप रहना ही पसंद किया। पहला मरीज शहर के बाहर का था। अनेक अस्पताल में उसका इलाज चल चुका था और कई डॉक्टर से सलाह ले चुका था, पर ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर गुलाटी ने उसकी फाइल देखी, मरीज का परीक्षण किया, देखा कि मरीज लंबे समय से बीमार है। उसकी जांच करके उन्होंने एक टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में उसे भेजा। लेबोरेटरी से डॉक्टर का फोन आया और आश्चर्य से बोला, सर, सिर्फ एक ही टेस्ट? डॉक्टर साहब शांत मन से कहने लगे, बाकी सारे टेस्ट मरीज के किए हुए हैं। कोई डॉक्टर नीरज यहाँ के सिस्टम को बताते हुए कहने लगते हैं, वह बात आपकी सही है सर, पर यहाँ आए हर मरीज के सारे रिपोर्ट्स दोबारा से कराए जाते हैं, भले ही वह एक दिन पहले ही दूसरी जगह क्यों न करा कर आए हो। 2 घंटे बाद मरीज की रिपोर्ट आई। डॉक्टर साहब को पता था कि रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगी। रिपोर्ट देखकर मरीज से डॉक्टर साहब बोले, देखिए, आपको पेट की टीबी है, इसलिए पेट लंबे समय से दर्द कर रहा है। 6 महीने दवा लेनी पड़ेगी। मैं 1 महीने की दवा लिखता हूँ। आप चाहे तो यह दवा अपने शहर के सरकारी हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, चाहे तो 1 महीने में एक बार आकर मेरे से लिखा कर ले सकते हैं। डॉक्टर साहब पेपर पर दवा लिखते हुए मरीज को ऑप्शन दिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, 1 साल से हैरान हो गया था, कोई पक्का निदान नहीं हो रहा था। अब तो हम आपसे ही दवा लेंगे। मरीज को अभी तक दूसरे डॉक्टर पर विश्वास नहीं था। यह सब देखकर मैनेजर हल्की नाराजगी से कहता है, सर, आपको इस मरीज को एडमिट करना था। डॉक्टर साहब गुस्से को दबाकर कहते हैं, यह तो एक डॉक्टर को तय करना है कि मरीज के साथ क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब की ओपीडी दिनों दिन बढ़ रही थी, क्योंकि उनके इलाज का तरीका, टेस्ट और दवाई कम से कम होती थी। कोई बिना जरूरत के एडमिशन टेस्ट नहीं कराते थे।
इस कारण हॉस्पिटल का स्टाफ तक अपनी जान पहचान वालों को डॉक्टर गुलाटी को बताने को कहता। डॉक्टर साहब की ओपीडी तो बढ़ रही थी, पर इसकी तुलना में हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहे थे। दूसरे टेस्ट बहुत ही कम हो रहे थे। एक बार हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर गुलाटी को बुलाकर पूछते हैं, डॉक्टर गुलाटी, आपकी ओपीडी काफी अच्छी हो गई है, पर उसकी तुलना में एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं? अब आपको 3 महीने हो गए हैं। हम सभी को टारगेट देते हैं, आपको अगले महीने यह टारगेट पूरे करने होंगे। कहते हुए एक प्रिंट पेपर डॉक्टर साहब की ओर बढ़ा दिया। टारगेट? यह तो कंपनियां अपने सेल्समैन को देती हैं। यह कैसे संभव है कि पहले से ही बता सकते हैं कि किस मरीज को दवा देनी है, किसको एडमिट करना है? पूरी जिंदगी में डॉक्टर साहब का आज का दिन बहुत ही खराब रहा। जब डॉक्टर साहब कॉलेज में राउंड लेते थे, तब 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और रेजिडेंट डॉक्टर उनके साथ झुंड की तरह चलता था। उनका मरीज पर एक एक वाक्य बोलना महत्वपूर्ण होता था। उनकी क्लिनिकल जब क्लास लेते थे, जब पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, वो माहौल यहाँ नहीं था। पूरी रात घर पर ही चिंता मग्न थे। पर पहले महीने उन्हें फीस के रूप में 5 लाख रुपए से ज्यादा का चेक मिला तो उनकी 3 महीने की सैलरी के बराबर थी। तो डॉक्टर साहब को लगा कि क्यों उनके सारे साथी प्राइवेट की ओर भागते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम पर डॉक्टर साहब से कहा, सर डॉक्टर निशांत आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर निशांत डॉक्टर के केबिन में जाते हैं और वहां अपना परिचय देते हैं। मैं यूरोलॉजिस्ट हूं, मैं यहाँ 1 साल पहले काम करता था, अभी अपने शहर में खुद का हॉस्पिटल शुरू किया है। यहाँ मेरा दोस्त राजेश आपके वार्ड में ही भर्ती है, बस उसका डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस जानने आया हूं। अपना परिचय देकर दोस्त की तबीयत के बारे में उन्होंने मेडिकल भाषा में पूछा। डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से पूरा केस बताया और कब डिस्चार्ज करना है वह भी बताया। डॉक्टर निशांत इतने सीनियर डॉक्टर के संयम व सादगी से बहुत ही प्रभावित हुए। चाय पीते पीते बातों ही बातों में डॉक्टर गुलाटी ने हॉस्पिटल के टारगेट के बारे में पूछा तो डॉक्टर निशांत यह सुनकर हंसने लगे। सर इस हॉस्पिटल में 200 करोड़ से भी ज्यादा निवेश हुआ है, ऊपर से हर महीने मेंटेनेंस का खर्च है, 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड हैं, 200 से ज्यादा स्टाफ, 10-10 लिफ्ट और एसी का लाखों रुपए का बिल। इन सब का अंतिम बोझ मरीज पर ही पड़ता है। इतना सारा खर्च और मुनाफे के लिए न सिर्फ बहुत सारे मरीज बल्कि ढेर सारे एडमिशन टेस्ट आदि भी चाहिए। इसलिए न चाहते हुए भी मैनेजमेंट को टारगेट देना ही पड़ता है और डॉक्टर को वो टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल चल ही नहीं पाएगा। ओह, कहते हुए डॉक्टर गुलाटी को प्राइवेट हॉस्पिटल का अर्थशास्त्र समझ में आ गया। डॉक्टर गुलाटी मरीजों को भर्ती तो करते, पर ज्यादा दिन जरूरी एडमिशन उनकी आत्मा को गवारा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मरीज भर्ती के लिए मना करते या बिल देने के लिए मना करते थे। ज्यादातर मरीज संभ्रांत घर के होते थे, साथ में लगभग सभी के पास मेडिक्लेम पॉलिसी भी थी। कॉलेज में भी उन्हें कई कंपनी वाले अच्छी ऑफर करते थे, खासकर दवा और टेस्ट के लिए, पर उन्होंने वही किया जो सही था और मन को गवारा था। इस कारण वे अपने जूनियर डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों में प्रिय थे। सब लोग दिल से उनका सम्मान करते थे। जब पहले महीने उन्हें 5 लाख रुपए से ज्यादा राशि का चेक मिला जिसमें इंसेंटिव नहीं था, तो वह फूले नहीं समाये। सरकार में 25 साल की नौकरी करने के बाद भी उनकी सैलरी प्राइवेट हॉस्पिटल से कई गुना कम थी। अब डॉक्टर साहब को समझ में आया कि ज्यादातर डॉक्टर साथी क्यों प्राइवेट की ओर रुख करते हैं। शायद घर वाले भी इसीलिए प्राइवेट करने को कहते हैं। भविष्य में यह चेक की राशि बढ़ने वाली थी, यह भी रॉकेट की तरह, पर डॉक्टर साहब येन केन प्रकरणेन टारगेट पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का उन पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। अब तो डॉक्टर साहब धर्म संकट में फंस गए। ढेर सारी प्राइवेट कमाई या फिर आत्मा की संतुष्टि, इस कारण वे तनाव में रहने लगे और उनका सदा हंसमुख निर्मल चेहरा चिंताग्रस्त हो गया। बेटे ने पास आकर डॉक्टर साहब से आदर भाव से पूछा, पापा क्या बात है, आजकल आप तनाव में लग रहे हो? हाँ बेटा, बहुत चिंताग्रस्त हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने अपने बेटे को अपने मन का द्वंद्व बताया। समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं? पापा आप हमेशा ही कहते हो ना, जो दिल को सही लगे वही करो। दिमाग का क्या है, वह तो स्वार्थी है, हमेशा नफा नुकसान के बारे में सोचता है। इसलिए आपने मुझे बोर्ड मेरिट में आने के बाद भी साइंस की जगह मेरी मनपसंद कॉमर्स विषय लेने दिया। सबके साइंस के जोर देने पर भी मैं डॉक्टर का बेटा हूं, तो मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। पापा आप जो भी निर्णय लेंगे हम सब आपके साथ हैं। बेटे ने पिता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। थैंक यू बेटा। बेटे ने डॉक्टर साहब के मन की गांठ खोल दी। दूसरे दिन सुबह ही डॉक्टर साहब कॉलेज में पहुंच गए। डीन सर डॉक्टर साहब से 2 साल सीनियर थे।
मेडिकल स्टूडेंट समय में उन्होंने आने का कारण पूछा तो बोले, मैं कॉलेज वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने धीरे से जैसे शर्मिंदगी के भाव से कहा, अरे वापस क्यों? मुस्कुराते हुए डीन सर ने आगे कहा, तुम्हारा इस्तीफा सरकार ने मंजूर ही कब किया था? यह देखो, सरकार का कल ही पत्र आया है जिसमें लिखा है कि सरकार में डॉक्टरों की भारी कमी है और प्रोफेसरों की तो और भी ज्यादा कमी है, और प्रोफेसर के कारण मेडिकल कॉलेज को हर साल 3 रेजिडेंट डॉक्टर की सीट्स मिलती हैं, जिसके कारण सरकार को विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते हैं, इसलिए उनका इस्तीफा नामंजूर किया जाता है। पत्र पढ़कर डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए। डॉक्टर साहब ने झेपते हुए कहा, सर मैं कब ज्वाइन करूं? कल ही आ जाओ, वापस आना है तो देरी क्यों? कहते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कॉफी मंगवाई। डॉक्टर गुलाटी, मनुष्य मिट्टी जैसा होता है, इसलिए तुम उस माहौल में रह नहीं सके। डीन सर ने वैसे ही समझाया जैसे पहले दिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के समय समझाया जाता है कि जितना प्रैक्टिस सीखोगे उतना ही जिंदगी में अच्छा डॉक्टर बनोगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।